हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से इमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग अगेन चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चंस ज़्यादा है। एक्चुअली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी मैंने डिटेल से वो पढ़ाए हुए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज जो है जो क्वेश्चन कुछ रहते थे प्रीवियस ईयर में वो मैं आज आपको करवाऊंगी। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में अभी तक मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे चैनल पर टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। सिंपली आपको चैनल का नाम नीचे है उसके ऊपर जाना है, देन आपने प्लेलिस्ट के बटन पर क्लिक करनी है। प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप HP टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियोस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर देखें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आपने अभी लाइक कर देना है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3R निम्न में से कौन नहीं है। 3R जो है वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन में 3R जो है वो क्या है? 3R है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये जो है ये 3R है एजुकेशन में, ठीक है। 3R फॉर्मूला या 3R बोल सकते हो आप। रिसाइटिंग इसका पार्ट नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा रिसाइटिंग। रिसाइटिंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन में आपसे पूछा जाएगी व्हाट इज 3R इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में 3R जो है वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं में देखा जो विशिष्ट बालक थे, मैंने आपको बताया था जो विशिष्ट बालक है उसमें प्रतिभाशाली बालक भी आ जाते हैं, उसमें मंदबुद्धि भी आ जाते हैं, पिछड़े बालक आ जाते हैं, उसमें वंचित बच्चे भी आ जाते हैं ना। ये वंचित समूह के वंचित समूह के लोग वो होते हैं जिनको की मतलब एक नेसेसरी जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपराधी बच्चे भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वंचित बच्चों को बोला, जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। ये किस शिक्षण पद्धति में आता है? ये समावेशी शिक्षण में आता है। जबकि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं ना उनके लिए अलग से शिक्षण के लिए बोला गया है। जैसे कि एनवीज उनके लिए खोले गए हैं, नवोदय विद्यालय है ना, तो वो किनके लिए खोले गए हैं? वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तो अलग से शिक्षण की बात की गई है, लेकिन बाकी जो जैसे कि वंचित समूह के विद्यार्थी हैं इनके लिए समावेशी शिक्षा, मतलब इनको बाकी जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके साथ ही पढ़ाना चाहिए, इस बारे में बात की गई है और इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है सभी किशोर खाली जगह का अनुभव करते हैं। आत्मसिद्धि का भाव, आत्मसिद्धि का भाव नहीं होगा, है ना। आत्मसिद्धि हमने कहाँ पढ़ा? हमने मैस्लो के जो त्रिभुज है उसमें सबसे ऊपर उच्च जो आवश्यकता ही वो पढ़ा था आत्मसिद्धि। तो उच्च आवश्यकता तो वो जब हमारी बाकी सभी नीड्स पूरी हो जाती है, और लास्ट में इस किशोरों में ये नहीं आएगा। जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, और बचपन में पाए जाने वाले अपराधों के प्रति डर का भाव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लगता है? तो एंजाइटी पाई जाती है बच्चों के अंदर, और स्वयं से सरोकार, स्वयं के प्रति कॉन्शियस होते हैं वो, है ना, स्वयं के प्रति प्यार होता है उनको, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ठीक है, ये जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊंची भावुकता, उत्साह, अवसाद की अवधि, भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? किशोरावस्था को। ऊंची भावुकता हमने देखा था किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, मानसिक डेवलपमेंट भी, मतलब बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? किस व्यवहार को नापा जाता है व्यवहारवाद में? ठीक है, व्यवहारवाद में सिर्फ बाह्य व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सिर्फ बाह्य, ध्यान रखना है, आंतरिक व्यवहार नहीं, ठीक है। वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, वो विलियम बुंट ने दिया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है जिसमें आंतरिक व्यवहार जो है उसको हम उसका अध्ययन करते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और वो विलियम बुंट ने दिया है, ठीक है।
विलियम वुंड ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी खोली है। आपने फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कहाँ खोली थी और कब खोली थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? सबसे उच्च स्तर की आवश्यकताएं इनमें से बताना है ना। तो मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई हैं, उसमें से 4 तो इसमें दी हुई हैं, 5वीं नहीं दी है। शारीरिक अवस्था, ये तो सबसे निचले स्तर की आवश्यकता है। शारीरिक अवस्था सबसे नीचे पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पाई जाती है सुरक्षा आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं, देखिए शारीरिक आवश्यकताएं सबसे उच्च स्तर, सबसे निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताएं आ जाती है। उसके बाद संबंध और स्नेह की आवश्यकताएं। उसके बाद सम्मान की, रिस्पेक्ट की जो है ना आवश्यकताएं, और फिर आत्म सिद्धि आता है लास्ट में। तो इनमें से सबसे उच्च कौन हुआ? 4 ऑप्शन है ना, इनमें से सबसे उच्च पूछा है आपसे, तो इनमें से सबसे उच्च जो हुआ वो है आत्म सम्मान। आत्म सम्मान, लेकिन ध्यान रखना ये आत्म सिद्धि नहीं है, आत्म सम्मान है, ठीक है, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व के नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कौन सी है ना? तो हमने तो क्या देखा था, इदम तो है जिसमें बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं हैं हमारे, है ना, अचेतन मन में बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं हैं, ठीक है। इदम, अहम और पराहम। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इदम जो है और पराहम जो है, इनके बीच का एक संतुलित रूप होता है अहम, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर अहम के बारे में नहीं पूछा, ना ही संतुलित रूप पूछा है, हमें से सिर्फ क्या पूछा है, नैतिकता कौन से वाले में, तो पराहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो नैतिकता से संबंधित है, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंसान जो है वो नैतिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नैतिक हो जाता है, रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाला इंसान, नैतिक इंसान, ठीक है। तो वो पराहम। इन दोनों के बीच में इसकी संतुलित दशा पूछे जाएंगे तो अहम है, और आपसे कभी पूछा जाए संतुलित व्यक्तित्व तो भी अहम है, ईगो वो संतुलित व्यक्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो बेंडोरा ने दिया है वो किस कारक पर सबसे ज्यादा बल देता है? पोषण पर, पोषण, ठीक है। मतलब जो हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चा वातावरण से जो अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में ये दिया गया है यहाँ पर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर सबसे ज्यादा बल देता है? पोषण पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछना विषय वस्तु को स्पष्टता प्रदान करता है, अक्रियाशीलता पैदा करता है, समय की बर्बादी करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है। तो देखिए ये तीनों तो नेगेटिव ऑप्शंस हैं, एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है। अक्रियाशीलता तो कोई पैदा नहीं करता, समय की कोई बर्बादी नहीं होती है, अनुशासनहीनता भी नहीं है। प्रश्न पूछना जो है वो विषय वस्तु को स्पष्टता प्रदान करता है, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और बच्चा उसको पूछता है तो टीचर उसको और ज्यादा अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेगा, तो और ज्यादा स्पष्टता आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जीववाद, एनिमिज्म किस अवस्था में पाया जाता है? एनिमिज्म, पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने ना। सबसे पहली संवेदी, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो हमारी सेकंड जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें मैंने आपको बताया था इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है और इसके अलावा एनिमिज्म पाया जाता है। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म है जैसे कि आपको पता है छोटा बच्चा होता है, गिर जाता है ना, अगर दरवाजे से मान लो टकरा गया तो हम क्या करते हैं, हम दरवाजे को जोर से लगा देते हैं, है ना, ऐसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और हम बोलते हैं हमने पिटाई कर दी, इसकी पिटाई कर दी, तो बच्चा शांत हो जाता है ना, उसको लगता है कि ठीक है दरवाजे की पिटाई हो गई, तो वो शांत हो जाता है। इस चीज को जीव बात बोलते हैं। बच्चे को हर चीज संजीव लगती है, उसको हर चीज में जान लगती है, ठीक है। तो अभी तक बच्चा वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है कि ये चीज संजीव है और ये निर्जीव है। तो जीववाद जो है वो सेकंड स्टेज में 2 से 7 साल की एज में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उपलब्धि में प्रतिकूलताओं का पता करने में एक प्रभावी पद्धति हो सकती है। कौन सी हो सकती है? नोट लिखवाना, भाषण देना, सहकारी शिक्षण, टेस्ट देना, ठीक है। तो सहकारी शिक्षण, शैक्षिक उपलब्धि में प्रतिकूलताएं हैं, सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम एक सहकारी शिक्षण के द्वारा उसको रोचक बना सकते हैं और उसको प्रभावी बना सकते हैं और उसको अच्छे से शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं सहकारी शिक्षण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन हर पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। ये क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ये। निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर को चलता है विकास, सरल से कठिन की ओर को चलता है। ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं कि कोई इंसान जल्दी सीख रहा है, किसको टाइम लग रहा है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ग्लेसर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक 4 भाग, क्रमिक मतलब क्रम में लगाना है चारों भागों को। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं उद्देश्य, फिर इसमें आता है पूर्व व्यवहार, ठीक है, पुराना जो पूर्व व्यवहार, फिर इसमें आती है प्रक्रिया, ठीक है, उसके बाद उपलब्धि का मूल्यांकन आएगा। तो अब आप ढूंढेंगे फटाफट से कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले तो उद्देश्य आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर पूर्व व्यवहार आता है, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आती है, प्रोसेस आती है, और फिर इसमें इवैल्यूएशन आती है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा 4 जो भाग है शिक्षण प्रतिमान के उनका क्रम है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स, ठीक है। और मानव निषेचित अंडे में शुक्राणुओं की कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डरने लगा। ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये है उद्दीपक सामान्यीकरण। ये हमने कहाँ पढ़ा, उद्दीपक सामान्यीकरण हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं पावलोव की थ्योरी में पढ़ते हैं। पावलोव की थ्योरी में मैं आपको बताती हूँ पावलोव की थ्योरी में क्या होता है। वैसे तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ना पावलोव का, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो शॉर्ट में क्या है कि एक डॉग है जिसको बेल बजाई जाती है और खाना दिया जाता है, बेल बजाई जाती है खाना दिया जाता है, बेल बजाई जाती है खाना दिया जाता है। तो वो जो डॉग है वो समझ जाता है कि जब बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। तो जैसे बेल बजती है ना, वो उसके मुंह से लार टपकने लगती है कि अभी मुझे खाना मिलेगा। फिर क्या होता है, वो उद्दीपक सामान्यीकरण कर लेता है। आसपास जाने वाली ट्रेन की जब बिसल बज रही है, बेल बज रही है ना, ट्रेन से जब अब आ जा रही है, तो उसको भी लगता है कि ये भी मेरे खाने की बेल है ना। आसपास से कोई साइकिल गुजरी, साइकिल की घंटी बजी, तो भी उसको लगता है कि ये मेरे खाने की घंटी बज गई, तो लार टपकाने लगेगा, है ना। तो ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण, इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, जब एक जैसी प्रक्रियाएं हो रही होती है, ठीक है। तो अब उसको गुलाब से लड़की को चोट लग गई, लाल गुलाब से लड़की को चोट लग गई, है ना। तो अब हर लाल चीज को देखकर वो डरने लगी, हर लाल चीज को देखकर वो क्या है, डरने लगी। तो ये क्या है, ये उद्दीपक सामान्यीकरण, इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का तात्पर्य क्या है। एक नया उत्पाद, कच्चा उत्पाद, पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो ये है एक नया उत्पाद। क्रिएटिविटी क्या है, कुछ नया ढूंढना, कुछ नया निकालना, है ना। तो एक नया उत्पाद है, और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। नेक्स्ट है अंतर्निहित शक्ति को उन्नत किया जा सकता है प्रतिस्पर्धा के द्वारा। अंतर्निहित शक्ति जो है हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है ना, उसको कैसे आप जो है वो उसका विकास कैसे कर सकते हो, तो प्रतिस्पर्धा के भाव के द्वारा, सही प्रशिक्षण के द्वारा, गतिविधि के द्वारा, दंड के द्वारा। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है इसमें, सही प्रशिक्षण के द्वारा, सही प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है निर्णय लेना एक प्रकार का क्या है, चिंतन है, स्मृति है, बोधन है, समस्या समाधान। देखिए निर्णय लेने की प्रोसेस को हम चिंतन बोलते हैं ना, चिंतन के द्वारा हम किसी भी निर्णय को लेते हैं, लेकिन निर्णय ले लिया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निर्णय ले लिया गया है, निर्णय लेना, ले लिया निर्णय, तो ये है समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो समस्या समाधान के लिए हम लोग चिंतन करते हैं, है ना। तो समस्या समाधान है, निर्णय लेना जो है वो एक प्रकार का समस्या समाधान है। नेक्स्ट है समाजीकरण एक ब्लैंक प्रक्रिया है, अचेतन, प्रासंगिक, पारस्परिक। समाजीकरण एक पारस्परिक क्रिया है, ठीक है। समाजीकरण क्या है, एक पारस्परिक क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन है ब्लैंक महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कितने महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, तो देखिए ऑप्शंस पे जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, आपने बहुत ध्यान से देखना है, ऑप्शंस देखने, क्योंकि एक बार जैसे क्वेश्चन आया था 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है, तो वहां पे वैसे तो हम लोग 272 शब्द देखते हैं ना कि 2 वर्ष का बच्चा 272 तक शब्द बोल लेता है, हमने ये पढ़ा हुआ, तो वहां पे तो 272 ऑप्शन में नहीं था, है ना। तो इस पर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपने ऑप्शन देखने। आप देखो 2 महीने का बच्चा तो नहीं चलने लगेगा, 5 महीने का भी नहीं चलने लगता है, 6 महीने का भी नहीं चलने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, 10 से 12। तो ब्लैंक महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है 10 से 12, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो ऑप्शंस दिए होते हैं, आपने बस ध्यान से देखना होता है वहाँ पे। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।